नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। देखिए, आप लोगों को पता है, अभी आप लोगों ने पिछले ही दिनों झारखंड टेट का फॉर्म फिल किया है। जो उनका एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा। उनमें से जो 30 नंबर है आपके लैंग्वेज के आते हैं, हिंदी के और इंग्लिश के। तो आज के इस वीडियो में जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी, हम उनको कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय के रूप में देखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा आप वीडियो को। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। सभी ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि साहित्य का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत और महत्वपूर्ण है। इसे आमतौर पर 4 प्रमुख कालों में विभाजित किया गया है। जो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसे कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में विभाजित किया गया है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये 4 काल कौन कौन से हैं? हिंदी साहित्य के 4 काल कौन कौन से हैं? तो पहला काल है आपका आदिकाल, सेकंड में है भक्ति काल, फिर इसके बाद है रीति काल और आगे है आधुनिक काल। तो इस प्रकार से करके आपके हिंदी साहित्य के कुल 4 काल हैं। पहला काल है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। तो ये 4 काल आपको याद रखने हैं। इन चारों कालों के नाम आपको याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, अब इसमें से जो हमारा पहला था आदिकाल, अब इसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि आदिकाल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, इनके विषय में हम सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। तो है आदिकाल। सबसे पहली बात यह है कि आदिकाल को हम अन्य वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। किस काल के नाम से जानते हैं? तो वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा। प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछ लेगा कि वीर गाथा काल का अन्य नाम क्या है? तो आपका उत्तर होगा आदिकाल, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा वीर गाथा काल। दोनों ही प्रकार से, किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक। दूसरा है समयावधि। जो आदिकाल है या फिर हम वीर गाथा काल कहें उसे, इसकी समयावधि क्या थी? इसका समय क्या था? तो टाइम था आपका 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक आदिकाल था। ठीक है, समय याद रखना आपको। आदिकाल कब से कब तक था? 1050 ईस्वी से लेकर के 1375 ईस्वी तक आदिकाल का समय था। चलिए, परिभाषा देखेंगे हम। परिभाषा है, इस काल को वीर गाथा काल कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। अब आगे है कि यह हिंदी साहित्य का प्रारंभिक चरण है जिनमें वीर रस की प्रधानता है। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखना है। पहला, कि जब आपने देखा हिंदी साहित्य का इतिहास, उसे 4 भागों में बांटा गया था, 4 कालों में बांटा गया था। तो उनमें से ये कैसा है? ये सबसे प्रारंभिक चरण है। ठीक है। और इस काल की विशेषता ये है कि यह काल जो है वीर रस प्रधान है। कौन सा रस प्रधान है? वीर रस प्रधान है। तो देखिए, आप अब तक यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं? पहला प्रश्न बनेगा आदिकाल का अन्य नाम क्या था? वीर गाथा काल। दूसरा प्रश्न बनेगा आपका समयावधि क्या थी उसकी? तो उसका टाइम था 1050 से लेकर के 1375। तीसरा प्रश्न बन जाएगा कि आदिकाल जो है इसमें प्रधान रस क्या था? तो वीर रस इस काल की प्रधान रस थी। चौथा प्रश्न बन जाएगा, ये कैसा चरण है? तो प्रारंभिक चरण है। इतने से आपको क्या मिला? 4 प्रश्न मिल गए। तो ये आपको चारों ही याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब हम देखेंगे कि इस काल की विशेषता क्या है, आदिकाल की विशेषता क्या है। तो इसमें कहा गया है कि इस काल की रचनाओं में वीरता, शौर्य और राजपूती पराक्रम का वर्णन होता था। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि ये कैसा रस प्रधान था? वीर रस प्रधान था। इसलिए इसमें वीरता की बात की गई है, शौर्य की बात की गई है
और राजपूती जो पराक्रम है उनका वर्णन किया गया था। चलिए कुछ रचनाएं देख लेते हैं हम इससे मिलते जुलते। तो इस काल की जो रचनाएं हैं वो है पृथ्वीराज रासो, जो कि चिदंबर दाई इसके द्वारा लिखा गया है। दूसरा है हम्मीर रासो, ये जो लिखी गई है रचना, ये नरपति नाल्ह इसके द्वारा लिखी गई है। तो आपने अभी ऊपर देखा कि जो आदिकाल है, इस काल की प्रमुख रचनाएं हैं पृथ्वीराज रासो और दूसरी रचनाएं हैं हम्मीर रासो। ठीक है, ये दो रासो करके दो प्रमुख रचना है आदिकाल की। जो कि पृथ्वीराज रासो रचनाएं हैं, इसके लेखक है चिदंबर दाई, और जो दूसरा है हम्मीर रासो, इसके लेखक है नरपति नाल्ह। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्रमुख कवि। जो आदिकाल है जिसे हम वीर गाथा काल कहते हैं, इस काल के जो प्रमुख कवि हुए हैं उनमें से एक है चिदंबर दाई, दूसरा है सरहपा और तीसरे हैं विद्यापति। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आदिकाल के बाद हमारा जो अगला काल आता है वो आता है भक्ति काल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भक्ति काल का समय क्या था। तो इन्होंने दे रखा है भक्ति काल का समय क्या था, 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक भक्ति काल का समय था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा कि भक्ति काल का समय क्या था। 1375 से 1700 ईस्वी, जैसे कि आपको दे रखा है 1375 से 1700 ईस्वी भक्ति काल का समय था। परिभाषा देखेंगे, परिभाषा है इस काल में भक्ति भावना प्रधान रही है। देखिए आपको नाम से पता लग रहा होगा, भक्ति काल मतलब कि इस काल में क्या होगी, भक्ति अधिक होगी, भक्ति की भावना लोगों के मन में अधिक होगी। दूसरा है इसमें ईश्वर की भक्ति, प्रेम और आध्यात्मिकता की प्रधानता है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आपको। इस काल की विशेषता क्या है, इसमें भक्ति है, प्रेम है और आध्यात्मिकता की प्रधानता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। हम देखेंगे इसकी विशेषता क्या है, प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और प्रमुख कवि व उसके लेखक कौन से हैं। तो सबसे पहले हम विशेषता देखते हैं। इस काल को दो प्रमुख धाराओं में बांटा जाता है। कितने धाराओं में बांटा जाता है, दो प्रमुख धाराओं में बांटा जाता है। कौन से काल को बांटा जाता है, तो अभी आपने ऊपर देखा कि भक्ति काल को दो प्रमुख धाराओं में बांटा जाता है, जिनमें से पहला है आपका निर्गुण धारा और दूसरा है सगुण धारा। ये निर्गुण धारा क्या है और सगुण धारा क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो निर्गुण धारा जो है वो क्या है, ईश्वर निराकार है ऐसा मानते हैं निर्गुण धारा के लोग। और जो सगुण धारा के लोग हैं वो इस प्रकार मानते हैं कि जो ईश्वर है वो कैसे हैं, साकार है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न आपको दे देगा कि ईश्वर साकार है ऐसा कौन मानता है, तो सगुण धारा के लोग इस प्रकार के मानते हैं। और निर्गुण धारा कौन मानता है, ये होते हैं जो ईश्वर निराकार है इस प्रकार मानते हैं। ठीक है, तो इसकी विशेषता आपने देखी। अब हम देखेंगे इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका रामचरितमानस। बहुत ही ज़्यादा फेमस किताब है रामचरितमानस। जो रचना है आपको पता है ये तुलसीदास द्वारा लिखित है। तो इस काल की, कौन से काल की, जो भक्ति काल है, भक्ति काल की आपकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस जो कि तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। दूसरा है सूर सागर जो कि सूरदास के द्वारा रचित है। तीसरा है आपका विनय पत्रिका, इसको भी तुलसीदास ने लिखा है। और आगे है पदावली, इसके लेखक भी मीराबाई हैं। तो ये कुछ रचनाएं दे रखे हैं आपके सामने, कुछ प्रमुख रचनाएं हैं भक्ति काल की। रामचरितमानस, सूरसागर, विनय पत्रिका और पदावली, ये जो रचनाएं हैं भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं हैं। और आपको लेखक भी दे रखे हैं इसके बगल में। अब हम जानेंगे कि इस काल के प्रमुख कवि कौन थे, प्रमुख लेखक कौन थे। तो सबसे पहले नाम आता है कबीरदास का, दूसरे नंबर पे है तुलसीदास, फिर है सूरदास,
आगे है मीराबाई और रैदास। ये जो आपको 5 नाम दिख रहे हैं, ये भक्ति काल के क्या थे, फेमस कवि थे, प्रमुख कवि थे। तो ये नाम भी आपको साथ ही साथ आपको याद रखना है। तो चलिए अगला देखिएगा। अगला आता है हमारा रीतिकाल। कौन सा काल है, रीतिकाल। सबसे पहले में आपने आदिकाल को देखा, फिर आगे आपने भक्ति काल को देखा, अब आगे है रीतिकाल। तो सबसे पहले हम इसका समय देखेंगे, कब से कब तक रहा है रीतिकाल। तो ये 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक रीतिकाल का समय रहा है। कितने अवधि तक रहा है, 1700 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। आप इसे नोट डाउन कर लेना। फिर आगे इसकी परिभाषा है कि इस काल में श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। नोट करना इसे आप, इस काल में किसकी प्रधानता रही है, श्रृंगार रस की। फिर इसके बाद आता है कि यह काल मुख्य रूप से दरबारी संस्कृति और कवियों के आश्रयदाता राजा महाराजाओं के प्रति समर्पित था। तो सबसे पहले में आपने देखा, जहाँ की आदिकाल था, उसमें आपने देखा वो किस से संबंधित है, उसमें वीर रस की मात्रा है, ठीक है, वो वीर रस प्रधान है। फिर आपने दूसरे नंबर पे देखा भक्ति काल। तो इसमें क्या है, इसमें भक्ति की भावना है, इसमें कौन सा रस है, भक्ति वाला है। फिर आप तीसरा देख रहे हो रीति काल का, तो इसमें किस रस की प्रधानता है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे हम विशेषताएं देखेंगे इसकी, रीति काल की विशेषता क्या है। तो इस काल में रीतिबद्ध काव्य का विकास हुआ, नायिका, भेद, श्रृंगार और अलंकारों का प्रमुखता से उपयोग हुआ था इसमें। आगे है प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो रसिक प्रिया एक बहुत ही फेमस किताब है, वो रीति काल के है, फेमस बुक है। इसके लेखक है केशव दास। फिर आगे है बिहारी सतसई। रीतिकाल के बहुत ही ज़्यादा फेमस रचनाएं हैं, कौन सी, बिहारी सतसई, जो कि बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए अगला देखेंगे हम, प्रमुख कवि भी देख लेते हैं इसी के साथ। प्रमुख कवि है एक तो बिहारी, केशव दास और पद्मकार। ये 3 नाम आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। तो हमने इस काल की प्रमुख रचनाएं देख ली, प्रमुख लेखक देख लिया। ये आपको अपने कॉपी में उतारते जाना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। तो अब तक हमने क्या किया है, अब तक हम लोगों ने टोटल 3 कालों को देख लिया है। अब अंतिम वाला जो है वो है आधुनिक काल, जो चौथा है वो है आधुनिक काल। सबसे पहले हम समय देखेंगे, हम टाइम जोन देखेंगे। तो आधुनिक काल का जो समय है 1850 ईस्वी से लेकर के वर्तमान समय, मतलब अब तक चल रहा है, ठीक है। परिभाषा कुछ इस प्रकार है इसका कि इस काल में राष्ट्रीयता, समाज सुधार और प्रगतिशील विचारधारा की प्रधानता थी। किन किन चीजों की प्रधानता थी, पहला है राष्ट्रीयता की प्रधानता, समाज सुधार की प्रधानता, प्रगतिशील की प्रधानता और विचारधारा की प्रधानता थी, ठीक है। चलिए अब इस काल की हम विशेषताएं भी देखेंगे। तो इस काल की विशेषता क्या है, इस काल में गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना जैसी विधाओं का विकास हुआ था। तो प्रश्न आपसे बना देगा कि जो नाटक का विकास हुआ था किस काल में हुआ था। आपको ऑप्शन दे देगा 4, पहला दे देगा आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा आधुनिक काल। अब पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा सही है। तो आपको याद रखना है कि जो नाटक है किस काल की है, तो ये आधुनिक काल की है। ऐसे ही आपको गद्य, पद्य, नाटक, उपन्यास, कहानी और आलोचना जैसी विधाओं का को याद में रखना है कि भाई गद्य आपका किस काल में लिखा गया है, पद्य आपका किस काल में लिखा गया है, या फिर उपन्यास किस काल में लिखा गया है, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रहेंगे, ठीक। आगे है साहित्य में यथार्थवाद, समाज सुधार और स्वतंत्रता संग्राम की झलक देखी जा सकती है, किस काल में, आधुनिक काल में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हुई है आधुनिक काल में।
सबसे ज़्यादा जो फेमस किताब है वो है आपका गोदान, जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। आगे है गबन, ये भी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तीसरी रचनाएं हैं कामायनी, ये किसके द्वारा रचित है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। फिर अगला है मधुशाला, ये हरिवंश राय बच्चन इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस काल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? एक है गोदान, गबन, कामायनी, मधुशाला। ये चार रचनाएं फेमस है, प्रमुख रचनाएं हैं आधुनिक काल की। गोदान के लेखक हैं प्रेमचंद, गबन के लेखक है प्रेमचंद, कामायनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद और मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अभी जब ये ख़त्म हो जाएगा, हमारा जो मूल पाठ है उसको ख़त्म होने के बाद अंतिम में मैंने 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है इसी से रिलेटेड। तो यदि आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन का अवश्य जवाब दे पाओगे। तो ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? चलिए अब हम कुछ प्रमुख लेखक की बात करते हैं। जो आधुनिक काल है, इस काल में कुछ फेमस लेखक हुए हैं जैसे कि प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि झांसी की रानी इस पाठ के लेखक हैं। झांसी की रानी बहुत ही ज़्यादा फेमस पाठ है। झांसी की रानी इस पाठ के लेखक भी हैं। और फिर इसके बाद हरिवंश राय बच्चन, ये आधुनिक काल के कुछ इम्पोर्टेंट कवि हैं, कुछ प्रमुख कवि हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है। तो यदि आप लोग तैयार हो तो मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता हूँ। चलिए ध्यान से आपको उत्तर देना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, फिर इसके बाद उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का आदिकाल किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में है भक्ति काल, रीति काल, वीर गाथा काल और आधुनिक काल। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने अभी बताया था आदिकाल को अन्य हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं। इस काल की प्रमुख बातें ये हैं कि वीर गाथा काल जो है ये किस रस में लिखा गया है? ये वीर रस में लिखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शंस में है कबीर, तुलसीदास, सूरदास और केशवदास। इन चारों ही ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन सही है? रामचरितमानस के लेखक कौन है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे? मैंने बताया था आपको कि भक्ति काल 2 भागों में विभक्त है। पहला था आपका निर्गुण धारा, दूसरा था आपका सगुण धारा। प्रश्न में पूछा गया है कि निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे। नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये बताना है। प्रश्न में पूछा है भक्ति काल में निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन थे? क्या होगा आंसर? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीरदास। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। आप चाहे हिंदी साहित्य में यदि क्वेश्चन बनेगा और इस सब्जेक्ट के ऊपर यदि क्वेश्चन नहीं बना इस किताब के ऊपर तो फिर वह बेकार है। तो मैं समझता हूँ कि यह क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न में है गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या रहा है? ऑप्शंस में भक्ति, श्रृंगार,
वीरता और राष्ट्रीयता। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन राइट है आपका? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। रीतिकाल का प्रमुख विषय क्या रहा है? इसका विषय रहा है श्रृंगार रस का, और ये श्रृंगार रस प्रधान भी है। ठीक है, कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखिएगा, छठा क्वेश्चन है, प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास का नाम क्या था? ऑप्शंस में है कामायनी, गोदान, मधुशाला और गबन। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? हाल ही फिलहाल में यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो जब हमने चौथा क्वेश्चन किया था ना, उसमें इस प्रश्न से मिलता जुलता कुछ जिक्र आया था। तो यदि आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो इस प्रश्न का उत्तर आप अवश्य दे पाओगे। प्रश्न में है प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास के नाम क्या हैं? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गोदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए सातवां क्वेश्चन है आपका, मधुशाला के रचयिता कौन है? नीचे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। मधुशाला के लेखक कौन है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। कौन है मधुशाला के लेखक? हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, चलिए आठवां क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? कौन से काल के? रीतिकाल के। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन थे? बिहारी, सूरदास, कबीर और तुलसीदास। चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? राइट है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी जो है वो रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। और ये जो रीतिकाल है ये काल के क्रमानुसार तीसरे नंबर पे आता है। आपका पहले नंबर पे आ गया आदिकाल, दूसरे नंबर पे आ गया आपका कौन सा है? दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपका भक्ति काल, तीसरे नंबर पे आ गया आपका रीतिकाल, और चौथे नंबर पे आपका आधुनिक काल। ठीक है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि भक्ति काल कौन से नंबर पे आता है, आधुनिक काल कौन से नंबर का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए फिलहाल में नौवां क्वेश्चन करते हैं। नौवां क्वेश्चन है, भक्ति काल के कवियों की मुख्य भावना क्या थी? ऑप्शंस में है वीरता की भावना थी, श्रृंगार की भावना थी, भक्ति की भावना थी या फिर राजनीति की भावना थी। तो आपको नाम से पता लग रहा होगा भक्ति काल, इस काल में किसकी भावना थी? तो भक्ति की भावना थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है, और आपको समझ में कैसा आ रहा है ये आप हमें कमेंट में अपना कमेंट शेयर करेंगे, और किस टॉपिक से संबंधित आपको वीडियो चाहिए आप हमें यह भी सजेस्ट कीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, कबीर का साहित्य किस भाषा में था? कबीर का साहित्य किस भाषा में था? ऑप्शंस में हिंदी, ब्रज भाषा, अवधी भाषा और पंजाबी भाषा। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न में पूछा गया है कि कबीर का साहित्य किस भाषा में था। राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा में था। किस भाषा में था? हिंदी भाषा में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लेना। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। जो हिंदी साहित्य का सामान्य परिचय था, मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। कल से हम रेगुलर करेंगे और उसमें हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे आज आपने पढ़ा कि आदिकाल, भक्ति काल, वीर गाथा काल और आधुनिक काल, इस प्रकार से काल का हमने डिवाइड किया है और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया। कल हम विस्तार पूर्वक आदिकाल को पढ़ेंगे। ठीक है, पहले आदिकाल को पढ़ेंगे, फिर भक्ति काल को, फिर ऐसे ही क्रम से हम पढ़ते चलेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, आपको 9 बजे लाइव मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।